नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने जिस तरह से चुनौती पेश की है और एकजुटता विपक्ष के साथ दिखाई है, ममता बनर्जी से घबराई हुई है शुभेंदु अधिकारी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी। और दूसरा अहम बिंदु कि ममता बनर्जी ने लगातार जो टीएमसी से बागी गुट अलग हुए हैं उनके होश उड़ाए हुए हैं और उनकी विधायकी और सांसदी को चुनौती दे रही हैं, जो उनके लिए, बागी गुटों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का टीएमसी को तोड़ने का दांव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया है और उन बागी लोगों को मान्यता नहीं मिल रही है कहीं भी। न तो उन 58 विधायकों को मान्यता मिलती हुई नजर आ रही है, न तो 20 सांसदों को जो एनसीपीआई में शामिल हुए हैं मान्यता नहीं मिले। आने वाला लोकसभा सत्र जो 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें ममता बनर्जी को बंगाल में महिलाओं का साथ जो मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वह महिलाएं जो भाजपा से अब ठगी हुई महसूस कर रही हैं, जो अन्नपूर्णा स्कीम के तहत उसके लालच में वोट कर दी थी, ममता बनर्जी से अलग होकर के भाजपा को वोट कर दी थी, वह कहीं ना कहीं अब नाराज और ममता के साथ होती हुई नजर आ रही है। बीच बीच में उनके धरने प्रदर्शन भी चलते जा रहे हैं और एक आक्रोश उन लोगों का बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आक्रोश करके अब उन्हें क्या फायदा, जब सत्ता आ गई और भाजपा की जहां एक बार सत्ता आ जा रही है वह सत्ता स्थापित हो जा रही है, फिर किसी के वोट की जरूरत नहीं पड़ रही है उसे, क्योंकि एक असंवैधानिक सरकार बनाने के लिए यह जानी जा रही है। और बंगाल का मामला, नंदीग्राम का मामला अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र से भी भारत को नोटिस जारी हुआ है कि आखिरकार क्यों एक मुस्लिम समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा और चुनाव आयोग द्वारा अलग अलग बहाने करके नाम को काटे जा रहे हैं। ऐसे में नंदीग्राम, कोलकाता का नंदीग्राम जो है, नंदीग्राम में जबकि 25% आबादी मुस्लिम की है, लेकिन उस 25% में 95% लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए और अब वो 95% काटे जाने के बाद उनका नाम राशन कार्ड से काटा जाएगा। फिर अब उनके बच्चे का, उनके बेटों का, बेटियों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ेगा। यह जो रूल्स इस चुनाव आयोग ने शुरू किया है, यह एक तानाशाही प्रवृत्ति की है, जिसको लेकर के आवाज तो बुलंद करनी पड़ेगी इस देश को। बगैर आवाज बुलंद किए हुए यह किसी की सुनने वाली नहीं है और न्यायपालिका से न्याय मिलने वाला नहीं है। ऐसे में करोड़ों लोगों का नाम कट रहा है, इस बात की चिंता संयुक्त राष्ट्र ने जताई है। अब ऐसे में ममता बनर्जी के आरोप सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, जब विदेशी मीडिया इस बात को प्राथमिकता से छाप रहा है और हमारे देश की मीडिया छिपा रही है। संयुक्त राष्ट्र के नोटिस को भी हमारे देश की मीडिया ने छिपा दिया। बंगाल में ममता बनर्जी को इन सभी चीजों से एक राहत, ताकत और उनकी बातों में सच्चाई भी झलकती है कि 100 से 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के खेल किया है, जिसके सीसीटीवी फुटेज की मांग ममता बनर्जी लगातार कर रही है। 6 घंटे का, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का। यानी कि ममता बनर्जी जो कह रही है कि टीएमसी जीत गई थी और उसे जबरदस्ती हराया गया है, तो जब देश में ही असंवैधानिक सरकार चल रही है और संस्थाएं बिक गई हैं, तो यह बात सच्चाई भी नजर आ रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी के 2-3 टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी में घमासान लगातार जारी है। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वह इस्तीफे देने की धमकी भी दे रहे हैं और पार्टी में ऐसा घमासान कि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जिस तरह से सम्राट चौधरी सरकार पर शिकंजा कसने की कोशिश की, निरीक्षण करते थे और जिस तरह से सक्रियता दिखाई थी, मोदी सरकार को डर लगने लगा था कि कहीं नीतीश कुमार हावी न हो जाए भाजपा पर, तो घमासान एक झटके में नीतीश कुमार की पार्टी में हो गया। अब नीतीश कुमार की पार्टी के क्या 2-3 टुकड़े हो जाएंगे, या नीतीश कुमार की पार्टी क्या 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत दिखाने की हैसियत रख रही है? नीतीश कुमार से एकदम ठीक ठाक है, कोई उन्हें कुछ नहीं हुआ है,
लेकिन कभी उन्हें बीमार बता दिया जा रहा है, कभी बीमार बना दिया जा रहा है, कभी उनकी पार्टी में घमासान। कौन कर रहा है? यह क्या पार्टी के लोग ही कर रहे हैं या कोई और करवा रहा है? लेकिन जैसे जिस गठबंधन में है उस गठबंधन का इतिहास बहुत बुरा है। 2014 के बाद यह गठबंधन सामदंड भेदभाव वाला और अपनों का ही घर लूटने वाला गठबंधन है, क्योंकि यह तस्वीरों में लगातार दिखती है। अब नीतीश कुमार को जिस तरह से डिप्टी पीएम बनाने की बात कह करके सीएम की कुर्सी से उन्हें हटा दिया गया था, अब डिप्टी पीएम तो छोड़िए, उनकी पार्टी बचेगी क्या, इस बात की चिंता। नीतीश कुमार पलट जाएं, हमेशा लोग कह रहे थे कि उनसे उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने पलटी तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन पार्टी खत्म होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे ही चलता रहा तो 2030 तक नीतीश कुमार के पार्टी का जनाधार खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का यह उन्हें इनाम मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू समय रहते सीख ले लिया उन्होंने, वह कांग्रेस की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। ऐसे में कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से संपर्क में है। 18 सांसदों की ताकत है, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के। और अब वह भारतीय जनता पार्टी से कम और कांग्रेस से ज्यादा घुल मिल रहे हैं। ऐसे में अगर यह हो गया, सफल हो गया कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ हो गए, तो साउथ से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस समय घमासान मचा हुआ है। साउथ में एक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आंध्र प्रदेश और थोड़ा तेलंगाना में बची हुई है। लेकिन अगर कांग्रेस कर्नाटक में कम बैक कर जाती है, रिपीट कर जाती है सरकार, जिसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा है, जहां पर एसआईआर का जादू इसका नहीं चल पा रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वाले एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं बिहार में तो बहुत अच्छा हुआ, परिणाम भी अच्छा आया, बंगाल में अच्छा हुआ, परिणाम भी अच्छा आया, लेकिन कर्नाटक में सही नहीं हो रहा है एसआईआर, यानी कि इनकी चोरी वहां नहीं चल पा रही है। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने नया तरकीब निकाल दिया कि जिसका नाम 2002 और 2003 में नहीं था, उसके बेटे का नाम नहीं चढ़ेगा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा, या किसी को फायदा नहीं होगा। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर सवाल बड़ी गंभीर है कि वह मनमानी कर रहा है, लोकतंत्र को गला घोट रहा है। ऐसे में कर्नाटक के अंदर अगर कांग्रेस रिपीट कर गई तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा, टूट जाएगी पार्टी। और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के बाद 4 महीने बाद तेलंगाना का चुनाव होता है। ऐसे में तेलंगाना में इस बार भी साफ हो गई अगर भाजपा, जो कि कभी सत्ता में आई ही नहीं और सत्ता में आने की उम्मीद भी नहीं। ऐसे में बीआरएस के साथ फिर एक बार गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है। बीआरएस फिर अंदर से उसको एक्टिव किया जा रहा है भाजपा द्वारा, और वहां की जनता खूब समझ रही है। रेवंत रेड्डी ने पूरा अपने वादे पूरे कर दिए जो तेलंगाना के लोगों से किया था, तो जनता बीजेपी और बीआरएस को क्यों चुनी? ऐसे में नरेंद्र मोदी की कुर्सी संकट में है। लोकसभा सत्र के अंदर 362 सांसदों को जो इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी, 362 तो इकट्ठा नहीं हो पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही 136 सांसद बागी होते हुए नजर आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए काफी होंगे आने वाले दिनों में। अब इस देश की जनता के अंदर एक आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, जो वह आक्रोश इस सरकार को ले डूबेगा। कहते हैं ना अति बोलता, ना अति चुप, ना अति करता, ना अति धूप। ज्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं और ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं, और इस सरकार ने तो सब कुछ पार कर दिया। ऐसे में आरएसएस और भारतीय जनता मोदी सरकार के अंदर टकराव है, और भाजपा के अंदर ही भाजपा से टकराव है। 104 सांसद दूसरे दलों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी में हुआ तो मोदी के साथ है, लेकिन बाकी जो ओरिजिनल भाजपाई हैं वह मोदी के साथ नहीं खड़े हैं। मोदी के लिए सबसे बड़ी समस्या यह बन गई है। अब ऐसे में मोदी कैसे सरकार चलाएंगे, जबकि विपक्ष अब कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आ रहा है। इस सब का पता चल जाएगा 20 जुलाई के बाद जब पार्लियामेंट शुरू होगा, तो क्या उस 3 बिल को अकड़ के साथ लाती है जिसका बहुमत इस सरकार के पास नहीं है, तो इसकी रणनीति क्या होगी।
और नहीं लाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बड़ी होगी यह बिल पास नहीं होने से, क्योंकि 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश का सहित कई राज्यों के चुनाव हैं। 2027 में 7 राज्यों के चुनाव होने हैं। ज्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सत्ता गई तो 2027 में ही राष्ट्रपति का भी चुनाव है, फिर संकटें बढ़ जाएंगी मोदी सरकार के लिए। ऐसे में साम दंड भेदभाव कुछ भी करके वह पार्लियामेंट में 3 बिल पास करना चाहते हैं, जिसकी वजह से डिलिमिटेशन करके और 1 नेशन 1 इलेक्शन करा करके एक ही बार चुनाव पर कब्जा कर ले चुनाव आयोग के जरिए, जिसके लिए ज्ञानेश कुमार तैयार बैठे। संयुक्त राष्ट्र से नोटिस मिलने के बाद और ज्ञानेश कुमार का जो भदपिटी है और मोदी सरकार की जो भदपिटी है, चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचे हैं, लेकिन फिर भी हटकर्मी कहते हैं ना, हटकर्मी जारी है। राम मंदिर चोरी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज मांगा है। एसआईटी की रिपोर्ट बंद लिफाफे में पहुंची है। देश को बताया नहीं जा रहा है कौन है वह चोर, नहीं बताया जा रहा है। चोरी हो गया, मजे मार रहे हैं सब, लेकिन बताया नहीं जा रहा है। बंद लिफाफे का प्रचलन चल पड़ा है। सीसीटीवी फुटेज मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। क्या वहां से सीसीटीवी फुटेज आएगा? और आएगा तो उसके बारे में क्या सीजीआई इस देश को बताएंगे, या बंद कमरे में देख लेंगे अकेले और फैसले भी अकेले ले लेंगे? प्रवृत्ति है, वह ऐसे ही कुछ करते हैं क्योंकि वह भाजपा के बहुत अनुयायी हैं, समर्थक माने जाते हैं, बैडमिंटन साथ में खेलते हैं कानून मंत्री के साथ, तो उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी अब सक्रिय हुई हैं और ममता बनर्जी अपनी पार्टी को फिर एक बार खड़ी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं, चुनौतियों से लड़ रही हैं और सामना कर रही हैं और चुनौती दे रही हैं। ऐसे में कांग्रेस का भरपूर साथ ममता को मिल रहा है और अब चंद्रबाबू नायडू का भी मिलने लगा है साथ। नीतीश की पार्टी टूट रही है और सरकार फिर भी साम दंड भेदभाव की नीति अपना रही है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी टेपडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।